हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। सो ये चैप्टर अगर किसी को डिफिकल्ट लगता है तो एंडिंग तक देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। माई सेल्फ पूर्णिमा रामेकर। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लाइफ प्रोसेसेस मीन क्या होता है? लाइफ प्रोसेसेस मतलब जैसे रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, देन डाइजेशन, ये सारी लाइफ प्रोसेसेस है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आपको पता है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। और जैसे एंड, ये सब सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो अब प्लांट को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों कहेंगे? क्योंकि वो ब्रीथ करता है। ब्रीथ करता है मतलब वो ऑक्सीजन भी लेता है, CO2 भी CO2 छोड़ता है। अब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम ये लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं, इसके लिए हमें एनर्जी लगती है। अब ये एनर्जी आती कहाँ से है? तो ये एनर्जी आती है हमें फूड से। तो फूड से कैसे आती है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और अब कुछ क्वेश्चंस है हमारे टेक्स्ट बुक में हमको दिए है, उसका हमें आंसर करना है। वेयर डू द एनर्जी कम फ्रॉम? अब एनर्जी कहाँ से आती है? अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा। फूड से आती है, आप सबको पता है। फूड में ये सारे फूड्स आते हैं हमारे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स मतलब फैट्स, ये सब आते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स में, फूड न्यूट्रिएंट्स में। बट ये एनर्जी आती है फूड से, बट कैसे? अब हम ये पूरा चैप्टर इसी बारे में है कि हमारे बॉडी में एनर्जी आती कैसे, हम उसे यूज कैसे करते हैं। नाउ हाउ आर फूड स्टफ्स एंड देयर न्यूट्रिएंट कंटेन्स यूजफुल फॉर आवर बॉडी? अब यही क्वेश्चन है, यही पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है। Which different functions are performed by muscles in body? अब ये भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन अब जनरली हम मसल से क्या करते हैं? रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, इस सब में मसल यूज होता है। हर काम में हमारे मसल यूज होते हैं, जैसे बोलने में भी मेरे मसल यूज हो रहे हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो इंटरनली हो रहा है, जैसे कि डाइजेशन, ये भी मसल के थ्रू हो रहा है। रेस्पिरेशन, ये भी मसल के थ्रू हो रहा है। कैसे? हमारी जो लंग्स है वो अपवर्ड मूव कर रही है जब हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हैं, तो इसमें हमारी मसल्स इन्वॉल्व हो रही है एक्सपिरेशन में और इंस्पिरेशन में। इसलिए ये क्वेश्चन हमें पूछा है कि हमारे रेस्पिरेशन में मसल्स का क्या फंक्शन है। ठीक है, ये समझा। अब लाइफ प्रोसेसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस। अब एक एक पॉइंट को समझते हैं। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहेगी इसी वीडियो के नीचे। नाउ ऑर्गन सिस्टम कंटिन्यूअसली वर्किंग, दैट मीन्स परफॉर्मिंग फंक्शंस इन आवर बॉडी। अब हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम्स है, जैसे ये ऑर्गन सिस्टम को दिखाया जा रहा है। ये हमारे इंटेस्टाइन्स है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये हमारे कौन से सिस्टम में यूज हो रही है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये हमारे सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, जो हमारी पूरी स्किन है, जो हम ये हैंड्स मूव कर रहे हैं, माउथ मूव कर रहे हैं, ये हमारा इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम है, जो कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, ठीक है। नाउ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स are performing their functions independently but through a complete coordination. जैसे अब हर एक ऑर्गन इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है। कैसे? मेरा माउथ इंडिपेंडेंट है, मेरा हैंड इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा है, बट इनके कोऑर्डिनेशन से मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हो रहा है, जैसे कि टीचिंग। अभी यही हम इंटरनल ऑर्गन के बारे में बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ चबाने का काम कर रहा है, हमारा ये ईसोफेगस, पूरा ईसोफेगस जो हमारा फूड पाइप है वो स्वेलोइंग का काम कर रहा है। हमारी कुछ ग्लैंड्स है वो एंजाइम्स निकाल रही है, जिससे फूड जूस निकाल रही है हमारा स्टमक। तो ये सारे ऑर्गन्स इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब इनका कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जब ये मिक्स वर्क कर रहे हैं, तब हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है। ये पॉइंट भी समझ गया अच्छे से। नाउ थर्ड पॉइंट, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। जो इससे, जैसे हमारे बॉडी में हम खाना खा रहे हैं, उसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। इससे एनर्जी निकाल कौन रहा है?
वो एक हमारा ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल, जो एक सेल के अंदर होता है। एक सेल के अंदर होता है सेल ऑर्गेनेल, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जिससे हम ये एनर्जी हार्वेस्ट कर पाते हैं, मतलब निकाल पाते हैं। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट, फूड स्टफ इज नॉट सफिशिएंट, ऑक्सीजन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी। अब जैसे हमारे बॉडी में एनर्जी आ रही है, सिर्फ फूड खाने से आ रही है क्या? नहीं, हम रेस्पिरेशन से ही एनर्जी आ रही है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रेस्पिरेशन में फूड भी इन्वॉल्व है, प्लस हमारी सांस लेना और बाहर छोड़ना भी इंपॉर्टेंट है। अब सांस लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसके थ्रू हमारे बॉडी में क्या जा रहा है? ऑक्सीजन, और क्या रिमूव हो रहा है? CO2। इस वजह से हमारा हमारी जो बॉडी है वो डाइजेस्ट, हमारी बॉडी जो है एनर्जी हार्वेस्ट कर पा रही है, और किस ऑर्गेनल के थ्रू? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। और ये फोर्थ पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब फूड फूड ये हमारा छोटा एक ओवरव्यू है, एक सिंपल सा, कि एक्चुअल में एनर्जी कैसे आई है। तो फूड फूड क्या हो रहा है हमारे बॉडी में, मतलब हमारे स्टमक में जा रहा है फूड पाइप के थ्रू, उससे हमारा डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन मतलब टूट रहे हैं सब्सटेंस, छोटे छोटे सब्सटेंस में। एक बड़ा फूड, एक हमारा निवाला मतलब बोलस, वो हमारे बॉडी में जाकर टूट रहा है छोटे न्यूट्रिएंट्स में, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल। नाउ इससे क्या होगा? हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या मीनिंग क्या? अब हमारे स्टमक के अंदर क्या है? सेल्स है। सेल्स मतलब सेल्यूलर। अब रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी हार्वेस्ट करना सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर एनर्जी को निकालना, इसे हम रेस्पिरेशन कहेंगे। अब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एनर्जी हम बोल रहे हैं कि एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही है, बट ये किसी के फॉर्म में होगी। जैसे मेरी एनर्जी आपको किस फॉर्म में जा रही है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के फॉर्म में। वैसे ही हमारी जो एनर्जी है हमारी बॉडी में निकल रही है, उसे हम कहेंगे एटीपी। ये एक मॉलिक्यूल है, एक एटीपी एक मॉलिक्यूल है जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिल रही है। अब वो कैसे, क्यों, वो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट, ये सब इंट्रोडक्शन का पार्ट है। फिफ्थ पॉइंट, फूड स्टफ्स एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड अप टू सेल वाया सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम बोल रहे हैं कि हमारे बॉडी में खाना डाइजेस्ट हो रहा है और जा रहा है सेल के अंदर, बट ये, और ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बट ये हो कैसे रहा है? मतलब एक, जैसे पानी, पानी के अंदर हम पानी पीते हैं, हम पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि उसके अंदर मिनरल है। तो पानी हमारा एक वे है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का। तो वैसे ही हमारा जो ऑक्सीजन है और फूड स्टफ्स, मतलब जो हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उससे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने का एक वे है, किसके थ्रू? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है? हमारा ब्लड, प्लाज्मा, जो वाटर, थोड़ा सा वाटर भी होता है उसमें, प्लाज्मा में। सो ये सब आ रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर, और इससे ही हमारा फूड और ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट। नाउ फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट इज फंक्शनिंग ऑफ ऑल दिस लाइफ प्रोसेसेस आल्सो रिक्वायर एनर्जी। अब ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसके लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मतलब ये टू वेज एक्सचेंज है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी है, और ये सब काम करके हम एनर्जी दे भी रहे हैं। ठीक है, एनर्जी ले भी रहे हैं और एनर्जी दे भी रहे हैं, तो ये टू वेज ट्रांसपोर्ट हो रहा है, टू वेज सिस्टम है ये। नाउ सेवेंथ पॉइंट इज ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स कंज्यूम द फ्रूट एंड वेजिटेबल, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब इस इमेज में दिखा रहा है, यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है? हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। सो जो ये फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, हमारा जो प्लांट है वो फूड बनाता है। अब उसके लिए फूड क्या है? फ्रूट्स। लीव्स के अंदर फूड बना रहा है, लीव्स के अंदर प्लांट फूड बना रहा है, और स्टोर किसके अंदर कर रहा है? फ्रूट के फॉर्म। वैसे ही हमारे बॉडी में जो जो फूड हम खा रहे हैं वो एनर्जी को
बनाने में हेल्प करता है, और जो एक्स्ट्रा फूड है वो लिवर में जाकर स्टोर होता है। मेरी हर एक पॉइंट को अच्छे से फोकस से समझना आपके बहुत हेल्प करेगा ये इन लाइफ भी और एग्जाम में तो। यस ऑफ कोर्स। देन ये सन से हमें लाइट मिल रही है, इससे हमें एनर्जी मिल रही है, और इस हमारा जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटो मीन्स खुद, ट्रॉफिक मीन्स खाना, खाना बनाना, न्यूट्रिशन, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो ये ऑटो न्यूट्रिशन देता है खुद को प्लांट। और एनिमल्स क्या करते हैं, मतलब हम जैसे कि एनिमल है, ह्यूमंस हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, फूड जो है हम कंज्यूम करते हैं, खुद से बनाते हैं क्या, वो खाना बनाना इज डिफरेंट, बट प्रिपेयर इन ओरिजिनल फॉर्म हम करते हैं कि नहीं। तो हम हमारा न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन है हमारा। और जो प्लांट जो न्यूट्रिशन कर रहा है वो है ऑटोट्रॉफिक, मतलब वो खुद से फूड बना रहा है और हम उनका फूड कंज्यूम कर रहे हैं। इसलिए हम वेजिटेबल वगैरह सब प्लांट से लेते हैं और उसको पकाकर खाते हैं, मतलब हम उनसे कंज्यूम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट। Now, eighth point is they utilize some of the food for themselves, whereas remaining is stored in various parts of fruits, leaves, stem and roots, etc. So ये जो फूड बना रहा है लीव्स में, ये जो फूड बना रहा है लीव्स में, वो कहाँ स्टोर हो रहा है, फ्रूट्स में, रूट्स में, स्टेम में, हर जगह फूड उनका स्टोर हो रहा है। तो हम कुछ स्टेम्स भी खाते हैं, जैसे कि पोटैटो वगैरह हो गया। देन रूट भी खाते हैं, स्वीट पोटैटो। देन ये लीव्स भी खाते हैं हम, जैसे पालक वगैरह हो गया। कॉलीफ्लावर भी एक शायद लीव ही है। हाँ, सो ये जो न्यूट्रिशन हमको मिल रहा है वो ये प्लांट जो स्टोर कर रहा है उसके फॉर्म में मिल रहा है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। हम जो फूड यूटिलाइज कर रहे हैं वो प्लांट के स्टोर फूड है, स्टोर फॉर्म में है, जैसे कि फ्रूट, लीव्स और स्टेम। नाउ नाइन्थ पॉइंट, वी कंज्यूम ऑल दीज various plant materials and obtain different nutrient, carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals। ये सब कुछ हमें किससे मिल रहा है, फूड से मिल रहा है। ये हमको दिख रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, फैट्स मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं। ठीक है, इस सब से हमको एनर्जी मिलती है, वो हम आगे देखेंगे कैसे। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। अब एनर्जी प्रोडक्शन को हम और डिटेल में समझने वाले हैं यहाँ पर। अब रेस्पायरेशन ये दो लेवल पर हो रहा है। रेस्पायरेशन दो लेवल पर हो रहा है, मतलब एक ऊपर और एक इंटरनल। तो रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है? ब्रीदिंग इज सिंपल एक परफॉर्मेंस है, जैसे हम सांस ले रहे हैं और सांस बाहर छोड़ रहे हैं। इस सिंपल सी प्रोसेस को हम बोलेंगे ब्रीदिंग। बट जो रेस्पिरेशन है वो डिफरेंट है। वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके और फूड को यूटिलाइज करके इन दोनों से मिलकर हमें एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा है, उससे कहेंगे हम रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा क्लियरली ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का मीनिंग डिफरेंस? ठीक है। अब रेस्पिरेशन ये दो लेवल्स पर हो रहे हैं, जैसे बॉडी लेवल और सेल्यूलर लेवल। अब बॉडी के लेवल पर कैसे, यहाँ पर हमारे क्या है, लंग्स है, यहाँ पर हमारे लंग्स है। तो लंग्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं। ये हो गया हमारा बॉडी के लेवल पर रेस्पायरेशन। क्योंकि रेस्पायरेशन हम इसको क्यों बोल रहे हैं, ये तो मैंने बोला कि अंदर छोड़ना और बाहर, अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये ब्रीदिंग है। बट मैं इसको रेस्पिरेशन भी कह रही हूँ, क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही एक स्टेप है, पार्ट है। नाउ बॉडी लेवल पर समझ गया कैसे हो रहा है रेस्पिरेशन। अब सेकेंड है सेल्यूलर लेवल। अब सेल्यूलर लेवल पर रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, जो फूड स्टफ्स है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, इधर विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यू ऑक्सीडाइज मतलब टूट रहे हैं, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। और विदाउट ऑक्सीजन की हेल्प से भी खाना टूटता है, बट कंप्लीटली टूटता है क्या, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। सो ये है हमारा सेल्यूलर लेवल जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और बॉडी लेवल जो रेस्पिरेशन जो लंग्स में हो रहा है हमारे। सी ये लंग्स में हो रहा है हमारे, ऑक्सीजन आ रहा है, बाहर जा रहा है, और ये कौन लेकर जा रहा है ऑक्सीजन, कौन बाहर छोड़ रहा है, हमारा सर्क्यूलेटरी सिस्टम, मतलब जहाँ पे ब्लड हमारा ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स। नाउ अब
एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होता है? जो कार्बोहाइड्रेट्स है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं डेली, कैसे कंज्यूम कर रहे हैं? हम रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, उसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, तो हम स्पेसिफिकली यहाँ पर फोकस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स पर। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारा एक न्यूट्रिएंट है, इससे हमें एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में। ये है हमारा एटीपी का स्ट्रक्चर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब एडिनोसिन ये एक नाइट्रोजनस बेसिस है, ट्राई मतलब 3, फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट ग्रुप लगा है एडिनोसिन मॉलिक्यूल पर, मतलब ये हमारा न्यूक्लियोसाइड है, उस पर हमारा लगा है फॉस्फेट, तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड और ट्राइफॉस्फेट बन गया। ठीक है, ये थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लग सकती है इफ आपने पहला चैप्टर नहीं किया हो तो, बट अगर इसके पहले का चैप्टर किया है हमारा हेरिडिटी एंड वेरिएशन मुझसे, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये एटीपी और ये नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वगैरह ये सब आपको पता होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है स्टेप बाय स्टेप में। जो ग्लूकोज स्टेप बाय स्टेप में ऑक्सीडाइज हो रहा है, अल्टीमेटली ये हमें क्या देगा? एटीपी देगा। अल्टीमेटली हमको एटीपी मतलब एनर्जी देगा। तो इस प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट स्टेप है हमारा ग्लाइकोलिसिस। बट उससे पहले जो हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, मैंने कहा था कि जो ऑक्सीजन को यूज करके जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। उसे हम क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो विदाउट ऑक्सीजन को यूज करके हो रहा है वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ ग्लूकोज ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसकी फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। अब ये ग्लाइकोलिसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन यूज होके भी ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, और ऑक्सीजन विदाउट यूज हुए भी ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का। बट जहाँ पे ऑक्सीजन यूज हो रहा है वहां पर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और जहां पर ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है वहां पे पार्शियली मतलब आधा अधूरा यूज ऑक्सीडाइज हो रहा है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने में। अब पायरुविक एसिड क्या है ये हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में समझेंगे। अब एरोबिक रेस्पिरेशन हैव 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल क्यों बोलेंगे? क्योंकि इन साइंटिस्ट ने, सर हेंस क्रेब ने इनको डिस्कवर किया था। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो यहाँ पर सिट्रिक एसिड है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, उसमें 3 एसिटिक ग्रुप है इसलिए। और सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड। तो तीनों नाम का मीनिंग समझ गया। सो इसके फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, थर्ड है ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। अब ये 3 स्टेप्स है एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन करने में। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन को यूज करके और रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करना। अब ये है हमारा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। एक स्टेप में आपको पूरा समझेगा, क्लियरली ऑब्जर्व कीजिए। ग्लाइकोलिसिस ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। ईएमपी मतलब एम्डन मेयरहूफ पार्निस पाथवे, ये साइंटिस्ट के नेम है। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, उसके 10 स्टेप्स के बाद, कितनी 10 स्टेप्स के बाद हमारा पायरुविक एसिड बनता है। अब ये ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का है, 6 कार्बन, ओके, एंड पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन का है। क्यों? क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मतलब 6, ये 2 फॉर्म में हमको तोड़ना है 2 मॉलिक्यूल में, तो 3 होगा ना। सो ये ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बने हमारे 3 कार्बन के। ठीक है, अब इस प्रोसेस में हमें क्या क्या मिल रहा है? 2 एटीपी, 2 NADH2 और वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहा है। सो ये है हमारी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। अब उसके बाद आता है लिंक रिएक्शन। अब इसका नाम लिंक रिएक्शन क्यों है? क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल TCA साइकिल, इन दोनों को लिंक कर रहा है ये रिएक्शन, इसीलिए हमको इस रिएक्शन को बोलेंगे लिंक रिएक्शन। नाउ लिंक रिएक्शन क्या है? जो 2 पायरुविक एसिड से बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A। अब कैसे? अब जो लिंक रिएक्शन है वो कहाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट,
ये यहाँ पर हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस ये कहाँ पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म। और जो हमारा लिंक रिएक्शन है वो कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स हो रहा है उसमें। अब ये 2 पायरुविक एसिड ये किसमें बन रहा है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये 2 क्या है, मॉलिक्यूल्स है। सो 2 पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहे हैं। और इस प्रोसेस में क्या क्या रिलीज हो रहा है, 2 NADH2 एंड 2 CO2 ये रिलीज हो रहे हैं। अब ये 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का है, बट इसमें हमारे 2 कार्बन चले गए, मतलब पर मॉलिक्यूल 1 कार्बन चला गया, ठीक है। सो यहाँ पर बचे 2 कार्बन, 3 कार्बन थे, यहाँ पर 1 कार्बन चला गया, यहाँ पर बचे 2 कार्बन, समझा। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का, और ये तो मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट कर रहा है। नाउ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये कहां पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। मैट्रिक्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के जो स्पेस है अंदर वाली, उसमें जो फ्लूइड है, मैट्रिक्स है उसमें 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 हो रहा है। देन ये जो आया हमारे पास 2 एसिटिल कोएंजाइम, ये कहा जाए हमारे लिंक रिएक्शन से। सो वो अब एंटर करेगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। सो अभी इसमें बहुत सारी स्टेप्स है, बट एट द लेवल ऑफ 10th क्लास हमें ये नहीं पढ़ना है। सो सिट्रिक एसिड जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, इसलिए हमने इस साइकिल को और एक नाम दिया है सिट्रिक एसिड साइकिल। सो यहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहा है, 2 NADH2, मतलब ये पर मॉलिक्यूल एक ही होगा, बट यहाँ पे हम किसके लिए काउंट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल के लिए, तो 2 NADH2। ऐसे कितने, 3 बार हमारा निकल रहा है 2 NADH2, और एक बार हमारा निकल रहा है 2 FADH2। यहाँ पर CO2 भी निकल रहा है, ATP भी निकल रहा है, और वाटर भी निकल रहा है, रिलीज हो रहा है इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस में रिलीज भी होता है वाटर और यूज भी होता है, ठीक है। सो मेन हमको याद रखना है, 3 बार हमारे NADH2 निकले, और 2 बार हमारा 1 टाइम हमारा FADH2 निकला, रिलीज हुआ। ये मॉलिक्यूल्स का यूज क्या है हम आगे पढ़ेंगे। इसका यूज कहां पर आता है, ETS में। ओके, ETS में आ गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इसका मीनिंग हमको डिटेल में मतलब मैं समझा तो दूंगी, बट आपको इतने डिटेल में नहीं जाना है। इस चेन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल से। तो H+ आएगा, तो प्रोटॉन ग्रेडिएंट, ये हम नहीं समझना है, तो इस नाम को नहीं समझेंगे, क्योंकि इस लेवल पे हमको समझेंगे तो भी वेस्ट होगा, आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोसेस में क्या दिया है हमारे बुक में, सिर्फ हम वो पढ़ेंगे और वही एग्जाम में आएगा। सो ये कहां पर हो रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। इनर मतलब यहां पर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन हो रहा है ये, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। So, molecule of NADH2 and FADH2 formed during all above processes participate in electron transport chain. तो जो सारे NADH के मॉलिक्यूल थे और FADH के मॉलिक्यूल थे, जो अब तक ग्लाइकोलिसिस में 2 रिलीज हुए NADH के, और TCA में हमारे कितने मॉलिक्यूल रिलीज हुए, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2। सो अब ये जितने भी हमारे NADH2 और FADH2 निकले, फॉर्म्ड ड्यूरिंग ऑल द प्रोसेसेस, अब ये कहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, ETS में। अब ड्यू टू दिस NADH2 हमें 3 ATP देता है और FADH2 हमें 2 मॉलिक्यूल देता है, ये हमें याद रखना है, दैट्स इट। हमें एक्स्ट्रा कुछ भी याद नहीं रखना, वो कैसे आए मॉलिक्यूल ATP के वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ याद रखेंगे कि NADH2 से हमें 3 ATP मिल रहे हैं और FADH2 से हमें 2
एटीपी मिल रहे हैं। Besides ATP, water molecules are also formed in this reaction. ये तो मैंने बताया, water का use इसमें है. Besides ATP, water molecule are also formed in this process, in reaction. अभी हमको समझा कि हमारी प्रोसेस में वाटर का बहुत यूज होता है, इसलिए हमें बोला जाता है कि पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए. तो हर दिन पानी पीना चाहिए कॉन्शियसली, हमें याद मतलब फोकस करके कि मैं पानी पी रही हूँ, ऐसे पानी हमको पीना चाहिए. ETC operated in mitochondria only. अब ETC साइटोप्लाज्म में होता है क्या? नहीं, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, बट ETS हमारा कहां पर होता है? ओनली माइटोकॉन्ड्रिया. Thus, a molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration, and molecule of CO2 and H2O are produced along with energy. Thus, a molecule of glucose is completely oxidized in aerobic reaction and CO2 निकल रहा है, H2O निकल रहा है along with energy. मतलब ATP के साथ हमारा CO2 प्लस वाटर भी निकल रहा है. Now, अब हम ATP कैलकुलेट करेंगे कि at the end of ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, मतलब कितने ATP के मॉलिक्यूल हमको प्राप्त हो रहे हैं, मिल रहे हैं. ठीक है, सो हमने कहा था कि NADH2 से हमें 3 ATP के मॉलिक्यूल मिलेंगे और FADH2 से हमें 2 ATP के मॉलिक्यूल मिलेंगे. ठीक है, सो अभी हमारे ग्लाइकोलिसिस में हमें 2 ATP मिलेंगे, वो हमारे ऐसे के ऐसे 2 आ जाएंगे. देन NADH2 हमें 2 मिल रहे हैं ग्लाइकोलिसिस में, 2 मिल रहे हैं लिंक रिएक्शन में, और 6 मिल रहे हैं हमें TCA साइकिल में. तो टोटल होंगे 30. 3 मतलब एक NADH2 से हमें 3 ATP मिल रहे हैं, इंटू ये टोटल कितने हो गए? 10. सो आ गए 30 ATP हमको मिले NADH2 से. अब FADH2 से हमको कितने मिले? ये 2 इंटू 2 बार 2 मॉलिक्यूल है, और इससे हमें 2 ATP मिलते हैं FADH2 से, तो मिल गए हमको 4 टोटल ATP. तो टोटल हमारे पास मिल गए ATP किसके थ्रू? डायरेक्ट ATP, NADH2 और FADH2 के थ्रू. टोटल हमें ATP कितने मिले? टोटल एनर्जी हमें कितनी मिली? 36 ATP की. समझा? एकदम क्लियर हो गया होगा. ये हमारा हमको दिया है बुक में कि जो ATP है उसे एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं. एनर्जी करेंसी हमें ATP को क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो ATP के स्ट्रक्चर में है ये फॉस्फोरस बॉन्ड है. तो जब भी हमें एनर्जी की जरूरत है, जैसे मैं बोल रही हूँ मुझे एनर्जी की जरूरत हो रही है, तो मेरे बॉडी में क्या हो रहा होगा? ये फॉस्फेट बॉन्ड टूट रहा होगा. तो ये फॉस्फेट बॉन्ड जब टूटेगा तब उस फॉस्फेट को हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. और एक फॉस्फोरस निकल गया तो हमारे पास कितने फॉस्फोरस बचे? डाई, मतलब 2. सो हमारे पास बचा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. क्लियर हो गया ये डायग्राम? यस. सो ETS में ये डायग्राम हमको बनाना है जब एग्जाम में पूछा जाएगा. सो स्टूडेंट्स, मैं मतलब बैक एक्सरसाइज भी लेने वाली हूँ मेरे नेक्स्ट सीरीज में. तब तक के लिए यही मैं करूंगी. उसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी और बताऊंगी कि आंसर कैसे लिखने हैं, कितने पॉइंट में कितने मार्क्स के लिए लिखने हैं, और डिटेल में उस 1 by 1 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस PDF से दिखाऊंगी. ठीक है, समझ गया? यस. नाउ 6th पॉइंट, if there is insufficient amount of carbohydrates in body due to exceptional condition. अभी ऐसा हो रहा है कि हम जॉब करते हैं तो टाइम पे खाना नहीं खाया, या फिर हम फास्टिंग पर है, या फिर कोई भी एक्सेप्शन रीजन हो सकते हैं हमने खाना नहीं खाया. तो उससे क्या हुआ? हमारे बॉडी में डेली जो नीड है कार्बोहाइड्रेट की वो पूरी नहीं हो रही है. सो उस टाइम पर हमारे बॉडी में जो लिपिड है मतलब फैट्स है और जो प्रोटीन्स है उससे हमारी बॉडी एनर्जी गेन करती है. तो वो कैसे? इफ देयर इज इनसफिशिएंट amount of carbohydrates in our body due to exceptional condition like fasting and hunger, then lipids and proteins are used for energy production. lipids टूटकर क्या बनते हैं? फैटी एसिड. और प्रोटीन्स टूटकर क्या बनते हैं? अमाइनो एसिड. अब ये टूटकर ये बन रहा है
ये भी कोई रीजन होगा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, उसका कुछ रीजन है, इसके बाद हम समझेंगे। सो लिपिड्स हमारे बनते हैं फैटी एसिड। जैसे हमारी बॉडी है, उस उसका बड़ा सिस्टम क्या है, ऑर्गन सिस्टम, और उसके सबसे छोटी चीज क्या है, सेल, सेल ऑर्गेनिल्स। वैसे ही हमारी बड़ा जो मॉलिक्यूल है वो फैटी, जो बड़ा मॉलिक्यूल है हमारा फैट है, लिपिड है, और उसको जब हम तोड़ेंगे तो बनेंगे उसका सबसे छोटा मॉलिक्यूल फैटी एसिड। मतलब जो बड़ा मॉलिक्यूल है ये छोटे मॉलिक्यूल से, उसकी चेन से बना है। समझा? अब ये जो फैटी एसिड और अमाइनो एसिड है, ये एंटर, इससे बनेगा हमारा एसिटाइल कोलिन ए मॉलिक्यूल बनेगा, और उसके बाद ये एंटर करेगा रेस्पिरेशन की साइकिल्स में, और उससे बनेगा एटीपी। अब ये एसिटाइल कोलिन से ही हमको एनर्जी मिली थी कार्बोहाइड्रेट की साइकिल में। अब लिपिड्स और प्रोटीन की साइकिल में भी एसिटाइल कोलिन बन रहा है ताकि ये एंटर कर सके क्रेब्स साइकिल में, और उससे हमको अल्टीमेटली एटीपी मिल सके। ये रीजन होता है हमारे बॉडी में लिपिड्स और प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट होना। सो प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक, ये एरोबिक वाली प्रोसेस है, ये एनारोबिक। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है, और एरोबिक की प्रोसेस में यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन यूज हो रहा है। सो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स, जिससे हम अल्टीमेटली टूट कर, हमारी बॉडी इसको तोड़ती है एंजाइम्स की मदद से। सो ये टूटकर बनता है फैटी एसिड, अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज। सो ये ग्लाइकोलिसिस तो इन सबकी प्रोसेस है। फिर उसके बाद ग्लूकोज से हमारा बनता है पायरुविक एसिड, और फैटी एसिड और अमाइनो एसिड से डायरेक्टली एसिटाइल कोलिन ए बन जाता है। पायरुविक एसिड से एसिटिल कोलिन ए बनता है लिंक रिएक्शन में। फिर इससे अल्टीमेटली ये तीनों जो प्रोडक्ट, तीनों जो हमारे फैटी एसिड, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड थे, उससे अल्टीमेटली एसिटाइल कोलिन बना, उससे हमारे क्रेब्स साइकिल हुई, देन उससे हमारी एनर्जी मिली हमको एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलिसिस तो परफॉर्म करता है, बट पार्शियली, मैंने बताया था पार्शियली मतलब पार्शियली टूटता है ये मॉलिक्यूल। सो इससे अल्टीमेटली पायरुविक एसिड तो बनेगा, फिर उसके बाद फर्मेंटेशन होगा। अब फर्मेंटेशन प्रोसेस में किसी ऑर्गेनिज्म में अल्कोहल रिलीज होता है। अल्कोहल मतलब इथेनॉल, इथेनॉल रिलीज होता है किसमें, ईस्ट में। ये क्या है, एक फंजाई है, मतलब फंजाई है ये। और कुछ बैक्टीरियाज में भी फर्मेंटेशन में अल्कोहल प्लस CO2 रिलीज होता है, प्लस CO2 रिलीज होता है। और जो हमारे मसल्स है, हमारे इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स मींस RBC, रेड ब्लड सेल, इसमें और हमारी मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब हम फास्ट एकदम कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करते हैं, तब हमारे बॉडी में फर्मेंटेशन होता है और हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, मतलब जम जाता है। उसी से हमारी मसल पेन करती है। अब एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्यों है? क्योंकि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बिल्कुल भी नहीं रह सकते। सो उनको भी एनर्जी चाहिए, तो उनको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उनके बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन वो परफॉर्म करते हैं। समझा? क्लियर हो गया? अब क्यों परफॉर्म करते हैं बताया मैंने, उनको भी एनर्जी चाहिए, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, और जो उनका रिप्रोडक्शन हो रहा है वो इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो उनके रिप्रोडक्शन में भी उनको एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए वो ऑक्सीजन तो यूज नहीं कर सकते, इसीलिए वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब एनारोबिक स्टेप्स इनमें क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस, जिससे पायरुविक एसिड होता है, और उसके बाद पायरुविक एसिड से हमारा अल्कोहल प्लस CO2 बनता है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे, बुक में दिया है, ध्यान से सुनना। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, पार्शियली ऑक्सीडाइज हो रहा है ग्लूकोज, सो कंप्लीटली हो रहा था उसमें फुल एनर्जी मिल रही थी,
तो ऑफ कोर्स इसमें पार्शियली हो रहा है तो इसमें कम एनर्जी हमको मिलेगी। इसके दो स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलिसिस ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, मैंने पहले 2 बार बताया है। ग्लूकोज से हमारा पायरुविक एसिड बन रहा है, 2 एटीपी बन रहा है और NADH2 बन रहा है। इसके बाद फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, जो पायरुविक एसिड बन रहा है उसमें कुछ ऑर्गेनिक एसिड बन रहा है, जैसे कि लैक्टिक एसिड। ये किस में बन रहा है, हमारी ह्यूमन मसल्स में, आरबीसी में। कहाँ पे बन रहा है, आरबीसी में भी बन रहा है नाउ। और अल्कोहल प्लस CO2 बन रहा है बैक्टीरिया और ईस्ट। ये पहले बता दिया। अब सम हायर प्लांट्स, animals and aerobic microorganisms also perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration if there is depletion of oxygen level। किसी भी वजह से हो सकती है। तो यहाँ पर बोला है हायर जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो है थोड़ी बहुत, और उनको ऑक्सीजन चलता भी है, जैसे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रह भी सकते हैं, बट वहां पे भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, यही बोला यहाँ पर। सो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल्स हमारे बुक में जो दिए वो हमको पता रहना चाहिए। तो ये है, कहाँ पर हो रहा है, सीड जो सबमर्ज सॉइल में है, बहुत अंदर है सॉइल में, वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत कम है, वहां पर होता है। हमारी मसल्स में हो रहा है। ओके, समझ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। अब डिफरेंट फूड कंपोनेंट से हमको एनर्जी कैसे मिल रही है, आपके पढ़ेंगे। Excess of carbohydrates are stored in liver and muscles in the form of glycogen। ये मैंने पहले बताया, मसल के फॉर्म में। ऐसे बोल रहे हैं ना हम कि कार्बोहाइड्रेट्स हम ज्यादा खाने से हम फैट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्लाइकोजन है हमारे मसल्स में और लिवर में क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इस वजह से हमारी बॉडी हेल्थ मतलब फैट दिखता है हमारे बॉडी। प्रोटीन एंड एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन। जो एनिमल से हमको प्रोटीन मिल रहा है, जैसे कि मीट, एग, ये सब, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्लास प्रोटीन। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है आंसर्स के लिए, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। वी गेट 4 किलो कैलोरीज एनर्जी पर ग्राम प्रोटीन, और हमको कार्बोहाइड्रेट से भी इतनी मिल रही है और फैट से हमको मिल रही है 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन, पर ग्राम ऑफ फैटी एसिड। फोर्थ पॉइंट इज अमाइनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन टूटकर हमारा क्या बन रहा है, अमाइनो एसिड। और जो अमाइनो एसिड है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, किसमें, सेल्स में। ट्रांसपोर्टेड ईच ऑर्गन में, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, वाया ब्लड। फ्रॉम दिस अमाइनो एसिड ऑर्गन्स एंड सेल्स प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन नेसेसरी। हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हम अमाइनो एसिड की चेन से हम प्रोटीन बना रहे हैं। ये ध्यान से सुनना, प्रोटीन। बट ये अमाइनो एसिड आ कहां से रहे हैं, तो ये आ रहे हैं हमारे फूड से। जिस फूड में हम प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं उससे हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, सो इसीलिए बोलते हैं प्रोटीन खाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी बहुत सारे प्रोटीन से बनी है। हम बोल रहे हैं ना, स्किन के लिए प्रोटीन खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जो स्किन इलास्टिसिटी है उसमें कोलेजन होता है, वो क्या है, एक प्रोटीन है। इसीलिए प्रोटीन का इंटेक बहुत जरूरी है। सो प्रोटीन खाना ही चाहिए। एग, जो वेजिटेरियन है उनको एग तो मस्ट खाना ही चाहिए। नाउ दीज एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम हमको दिया है कि किस प्रोटीन के ब्रेकडाउन से हमको क्या मिलता है, क्या बनता है। ठीक है, मतलब जो अमाइनो एसिड है उस अमाइनो एसिड से कौन सा प्रोटीन बन रहा है, किस ऑर्गन का प्रोटीन बन रहा है, ये देखेंगे आप। सो मेलानिन और केराटिन, इससे बन रहा है हमारा स्किन, इस अमाइनो एसिड से। ओसिन, इससे हमारे बोन्स बन रहे हैं। वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वेरियस एंजाइम, इस प्रोटीन से, ये प्रोटीन्स है, ओके, इस प्रोटीन से हमारे सेल्स बने हैं, वेरियस प्रोटीन से हमारे सेल्स बने हैं।
सेल मेम्ब्रेन हमारी बनी है सेल की प्रोटीन से, जो इंटीरियर प्रोटीन होती है जो बाहर लगे होते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। पैनक्रियाज में भी प्रोटीन होते हैं, इंसुलिन, ट्रिप्सिन। पिट्यूटरी ग्लैंड, वेरियस हार्मोन्स भी प्रोटीन से बने होते हैं। देन एक्टिन एंड मायोसिन, फ्लेक्सिबल, जो हम हाथ मूव कर रहे हैं वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से जो मसल्स में होते हैं। हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडी, ये भी हमारे प्रोटीन्स है जो ब्लड में होते हैं। नाउ ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको खुद से रीड करनी है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और आप ये रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि अल्टीमेटली हम ये सब क्यों खा रहे हैं। सो आपको इस लेक्चर के बाद, सिर्फ 2 पेजेस है, इसको अंडरलाइन करके, अंडरलाइन मतलब हाथ से ऐसे पॉइंट आउट करके हम आपको रीड करना है अच्छे से। और इसको रीड करने के बाद कोई डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना है, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, नाउ हमारा लास्ट टॉपिक है सेल डिविजन एंड इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। सो मेरा गला दर्द दे रहा है, 1 मिनट, आप भी पानी पी लीजिए। अब सेल डिवीजन, हमारे लिए इसेंशियल क्यों है? जैसे हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमें यहाँ पर खरोच लग गई, यहाँ पर खरोच लग गई, तो उसको हमारी बॉडी हील करती है। तो वो हील क्यों करती है, कैसे करती है? सेल को डिवाइड करके, मतलब ये सेल से हमारे ऐसे ही डुप्लीकेट सेल्स बनेंगे तो हमारा जो चोट है हमारी वो रिकवर हो जाएगी। वैसे ही हमारे बॉडी में जर्म सेल्स बन रहे हैं। जर्म सेल्स मतलब 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक सोमैटिक सेल, सोमैटिक में जो हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी बनी है, स्किन, ऑर्गन सब, और जर्म सेल्स 2 टाइप के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। जो हमारे पूरे बॉडी के सेल्स है वो सोमैटिक सेल्स है, और जर्म सेल्स क्या है? जो स्पर्म है हमारा, जो मेल का सेल है, और हमारा ओवम, जिनके फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, अल्टीमेटली हमें एक लाइफ मिलेगी, न्यू लाइफ। सो ये है हमारे जर्म सेल्स, सो इनको बनाने में, न्यू लाइफ को क्रिएट करने में सेल डिविजन और सेल ग्रोथ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्लियर तरीके से समझाऊंगी मैं, आपको ध्यान से फोकस से पढ़ना है। बस लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हो जाएगा चैप्टर फिनिश। आई थिंक मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है, बहुत डिटेल में, मतलब नोट्स में तो मैंने 5 to 6 डेज दिए हैं इस नोट्स में। सो बहुत मेहनत की है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और शेयर भी करो। शेयर करो क्योंकि यहाँ पर मैंने यूट्यूब पर देखा है बहुत कम लोग हैं जो स्टेट के 10th को पढ़ाता है। सो मुझे ऐसे लगता है ये बहुत लोगों तक पहुंचे। आपको एग्जाम में जो स्ट्रेस होता है उसमें हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। सो ये बहुत कम टाइम में बहुत यूजफुल वीडियो मुझे ऐसे लगता है। अगर आपको नहीं लगता कि ये यूजफुल नहीं है सो शेयर मत करो, बस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सो सेल डिवीजन पर आते हैं एंड इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। इसेंशियल क्यों है? क्योंकि हम जब छोटे थे, जाइगोट थे, तब से लेकर हमारी बॉडी में सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन के कारण ही हम इतने बड़े ऑर्गेनिज्म बने हैं, एक लाइव ऑर्गेनिज्म जो अपना ब्रेन का यूज कर सकता है। सोचो नेचर कितना ब्यूटीफुल है, सो उसकी कदर करो, मतलब उसको रिस्पेक्ट करो और लाइफ को अच्छे से जियो। मतलब फालतू की चीजें नहीं करनी है, पढ़ो और रिस्पेक्ट एवरीवन। ये एक लाइफ लेसन था। सो सेल डिविजन एंड इसेंशियल लाइफ, इससे मुझे एक मूवी याद आ रही है, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। सो वो मूवी आप सब स्टूडेंट देखना, मतलब आप जब अगर एग्जाम के 1 महीने पहले देख रहे हो वीडियो तो मत देखना, बट अभी ऐसे संडे को द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी देखना। मतलब ये हर स्टूडेंट को देखनी चाहिए, इतनी ज्यादा उस मूवी में एक्शंस अच्छी है कि आपको लाइफ को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा।
सो आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, सेल डिवीजन एंड एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। अब ये आपको मैंने आपके बुक का ये लाया है, बट इससे डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मैंने इसलिए लाया था, इसके पार्ट को आपको अच्छे से ये करना है, नाम लिखना है यहाँ पर। सो ये कौन सा आर्म है? पी आर्म, पी आर्म। दिस इज सेंट्रोमियर, दिस इज क्यू आर्म एंड दिस इज डीएनए। और ये जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर जो ये हमारे जीन्स होते हैं, ठीक है, इसे याद रखना, ये जीन्स होते हैं। और अलील हम किसको बोलेंगे? ऐसा ही सेम क्रोमोसोम जब आएगा उसमें जो सेम ऐसे सिमिलर लोकस होगा, मतलब पोजीशन होगी इन जीन्स की दोनों पेरेंट्स में, तो इनको बोलेंगे हम होमोलोगस क्रोमोसोम। तब हम इनको लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि इनमें जीन का जो पोजीशन है, जीन की जो जो पोजीशन है वो मैच कर रही है। ओके सॉरी, ठीक है, ये रहने देते हैं। ओके, सो आते हैं यहाँ पर माइटोसिस। अब सेल डिवीजन में हम दो बार पार्ट पढ़ेंगे, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस ये किसमें होगा? हमारे सोमैटिक सेल्स। जनरली हमारे बॉडी में क्यों होता है? हमारे सेल ग्रोथ होने के लिए, हमारी बॉडी ग्रो करने के लिए, हील करने के लिए, जो एक्सीडेंट से या फिर किसी भी से चोट लगी उसे हील करने के लिए ये माइटोसिस होता है। हमारे जो जर्म सेल्स, जब फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट, उसमें भी माइटोसिस होता है, बट फर्टिलाइजेशन होने के बाद। और जो हमारा मियोसिस है, मायोसिस है, उसमें कौन से सेल्स में होगा? जर्म सेल्स में मियोसिस परफॉर्म। अब माइटोसिस पढ़ते हैं। माइटोसिस में दो पार्ट्स आएंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब बनना। न्यूक्लियस जब रीजनरेट हो रहा है उसको हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। और जो हमारा साइटोकाइनेसिस है, साइटो मतलब सेल, दो अलग सेल बन रहे हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, उसे हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। अब जो माइटोसिस है वो सोमैटिक सेल्स में हो रहा है। सोमैटिक सेल्स उसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी? 2n, मतलब डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। देन इक्वेशनल डिवीजन। ये इक्वेशनल डिवीजन क्यों है? क्योंकि अगर ये सेल 2n का है और इसने डिवाइड किया दो सेल्स में, तो ये भी 2n के होंगे। बट जो मियोसिस में हो रहा है उसमें सेल जो 2n होगा उनमें वो n इससे ये करेंगे। अब कैसे, वो हम आगे समझते हैं क्लियरली, अभी इसको पहले फोकस करके समझते हैं। मैंने बहुत मेहनत से डायग्राम आपके लिए बहुत मेहनत की है इस पर, ठीक है। अब इक्वेशनल डिवीजन इन सोमैटिक सेल्स 2n, इक्वेशनल डिवीजन है ये, मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है सेल्स, एक सेल से दो सेल्स बनेंगे। ये जेनेटिकली सेम होगा, जेनेटिकली सेम होगा, इतना याद रखना है, मतलब इसमें जो जीन्स की ये है वो सेम होगी। अब प्रोफेस, माइटोसिस में फर्स्ट स्टेप आएगी प्रोफेस। अब प्रोफेस में क्या होगा? कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। अब कंडेंसेशन का बहुत लोगों को मीनिंग नहीं पता होता है। कंडेंसेशन मतलब पानी का बाहर निकलना। अब जैसे स्पॉन्ज है, उसमें से मैंने पानी निकाल दिया तो उसका साइज बढ़ेगा। वैसे ही क्रोमोसोम में क्या होता है, जब हम उसको कंडेंस करते हैं, पानी निकालते हैं, तो वो अपना शेप क्लियरली विजिबल करेगा। सो इसलिए वो क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एक थ्रेड के फॉर्म से, एक थ्रेड के फॉर्म से वो क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये क्रोमोसोम है, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं इसको, और इसको हम क्रोमोसोम बोलेंगे। सो प्रोफेज जो है ये अर्ली प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा? ये थ्रेड जैसा दिखेगा सिर्फ हमको, इसमें जस्ट कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है। अब लेट प्रोफेस में क्या होगा? ये क्रोमोसोम के फॉर्म में हमको विजिबल होंगे, बहुत क्लियर नहीं होंगे बट होंगे। सो ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट, शॉर्ट होंगे और थिक हो जाएंगे, एंड दे स्टार्ट अपीयर अलोंग विद देयर पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। दो पेयर हमको दिखेंगे, दो पेयर है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ये जो सेंट्रियोल्स है वो अपोजिट पोल
पे मूव करना स्टार्ट किया है। यहाँ पर ये डायग्राम ऐसे दिखा है, बट इन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है क्या, सेंट्रियोल मूव करना। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियर। ये जो देखो टूट रहा है, ये डिसअपियर हो रहा है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो न्यूक्लियोलस है रेड कलर का वो डिसअपियर हो रहा है, मतलब गायब हो रहा है। क्योंकि ये गायब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें सेल को एडजस्ट करना है, तोड़ने के लिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ठीक है। अब माइटोसिस मेटाफेज, मेटाफेज ये सेकेंड स्टेज है किसकी, माइटोसिस की। सो मेटाफेज में क्या होगा, जो हमारी ये है स्पिंडल फाइबर्स, वो इसको अटैच होंगे सेंट्रोमियर को क्रोमोसोम के, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर इन मेटाफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो गई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। क्रोमोसोम complete their condensation and become clearly visible along with their sister chromatids। अब clearly visible है, हमको इस फेज में हम clearly visible देख सकते हैं क्रोमोसोम्स। All chromosomes are arranged parallel to equatorial plate. This is known as equatorial plate, central plane, equatorial plane of the cell. Special type of flexible proteins, spindle fibers, ये flexible proteins है, spindle fibers are formed between centromere of each chromosome and both centrioles। दिख रहा है? Yes. Now एनाफेज थर्ड स्टेज, इसमें क्या होंगे, सेपरेट होंगे दो सिस्टर क्रोमैटिड्स, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, और इसी वजह से ये डुप्लीकेट हुए थे, क्योंकि उनको एक सेल में एक क्रोमैटिड चाहिए इज मस्ट, इसीलिए वो डुप्लीकेट हुए थे दो अलग सेल में जाने के लिए। सो एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड देयर बाय सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, दिख रहा है, सेपरेट हो रहे हैं, एंड दे आर पुल्ड, ऐसे खींचे जा रहा है ये स्पिंडल फाइबर्स अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, अपोजिट डायरेक्शन में खींचे जा रहे हैं ये। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम्स। जो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए हैं अभी, उनको हम बोलेंगे डॉटर क्रोमोसोम्स, क्योंकि वो अभी जस्ट सेपरेट हुए हैं, न्यू बने हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम being pulled appear like bunch of bananas। ये bunches of bananas के जैसे दिख रहा है हमको, yes। Each set of chromosome reach at two poles of cells। ये दो poles है cells के, वहां पर जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो पहुंच चुके हैं, किस फेज में, एनाफेज में। अब टीलोफेज में क्या होगा, द क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम थे वो अभी हमको, जो हम जिस टाइप ऑफ सेल से हमने स्टार्ट किया था वैसे ही हमको सेल को बनाना है। सो यहाँ पर क्या होगा, जो क्रोमोसोम पहुंच चुके हैं पोल्स में वो रिकंडेंस हो जाएंगे, मतलब वो फिर से धागे जैसे एक थिन थ्रेड के जैसे उलझ जाएंगे फिर से। द क्रोमोसोम एट पोल्स decondenses means become thread like thin and invisible again। Nuclear membrane is formed around each set of chromosome at poles। at poles मतलब यहाँ पर two daughter nuclei are formed in the cell। two daughter nuclei are formed in the cell। ये एक ही सेल है, ओके। यहाँ पर two daughter nuclei बने हैं फिलहाल। Nucleolus also appear in the daughter nucleus। spindle fibers completely disappear। ये जो spindle fibers है वो यहाँ पर completely almost disappear हो चुके होते हैं, और जो न्यूक्लियोलस होता है इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर, वो इसके अंदर हमें फिर से अपीयर होता है, दिखता है, जैसे कि हमने जहां से सेल स्टार्ट किया था। अब साइटोकाइनेसिस होगा इसी सेल में, जो हमारा ये एक सेल था उसमें दो सेल बन जाएंगे, और ये दो सेल बनने की प्रोसेस प्लांट्स में और एनिमल्स में अलग है। एनिमल्स में क्या बनेगा, दो सेल के बीच में एक नॉच बनेगा, नॉच, उससे क्या होगा, इसमें साइटोकाइनेसिस होगा। और इसमें साइटोकाइनेसिस कैसे होगा प्लांट्स में, यहाँ पर बीच में सेल प्लेट बनेगी, उससे दो सेल बनेगी, डिवाइड होगा सेल, ठीक है। नाउ वेरी लास्ट टॉपिक, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा है 5 स्टेजेस ऑफ
प्रोफेज 1, इसको क्लियरली हमको समझना है। मैंने एक ही डायग्राम में आपको पूरा दिया है ताकि आपको रिवाइज क्विकली कर सको, ठीक है। मियोसिस, जैसे इसमें मैंने बहुत सारे डायग्राम दी थी वैसे नहीं है, मियोसिस एक ही डायग्राम में पूरा आपको समझ जाएगा। मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि 2n की प्लॉइडी जहां से हम सेल को स्टार्ट करते हैं और ये जब डिवाइड होता है तब इसमें प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब ये रिड्यूस हो गया इसकी प्लॉइडी लेवल, इसलिए हम इस डिवीजन को बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन। एक सेल से 4 सेल बन रहे हैं जिसकी प्लॉइडी लेवल जो है वो 2n से n होगी, ठीक है। अब मियोसिस, मियोसिस में 2 पार्ट है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है। फर्स्ट प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में 5 स्टेप्स है, सब स्टेप्स, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। देन मियोसिस 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। देन मियोसिस 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। अब ये जेनेटिकली डिफरेंट होंगे जो सेल बनेंगे। और जो मियोसिस 2 है वो सिमिलर होता है माइटोसिस में, मतलब जो सेल की प्लॉइडी लेवल होगी इसके पहले की स्टेज में वही प्लॉइडी लेवल इसके बाद की स्टेज में आएगी, आपको दिखेगी। अब स्टार्ट करते हैं। अब पहले हमको समझना है कि मियोसिस होता किसमें, ये तो हम समझ गए हैं, ठीक है। पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये स्पोर फॉर्मेशन एक प्रोसेस है, इसके नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, जिससे फंजाई रिप्रोड्यूस करता है, उसमें मियोसिस होता है। देन ओवम और स्पर्म में मियोसिस होता है, स्पोर फॉर्मेशन में मियोसिस होता है, स्पर्म और ओवम में होता है मियोसिस। देन हैप्लॉइड सेल एन 23 क्रोमोसोम, जो 2n होते हैं उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं और n में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन है। ये ओवम और ये मतलब इसकी n रहेगी और इसकी n रहेगी, तभी तो जाकर ये 2n सेल देगा जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है। हमको हमारी वही सेल की बॉडी चाहिए ना जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है। तो इसीलिए क्या हुआ है, हमारे जो जर्म सेल्स है वो n की फॉर्म में डिवाइड हुए हैं। क्लियर, टोटली क्लियर, ठीक है। अब मियोसिस की स्टेज में मियोसिस 1, जो एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन होता है वो मियोसिस 1 होता है। अब इसकी फर्स्ट स्टेप है प्रोफेज 1, इसमें 5 स्टेप्स है। लिप्टोटीन में क्या होगा, जो ये क्रोमोसोम है हमको एक थ्रेड की फॉर्म में दिखाई देंगे, मतलब कंडेंसेशन क्रोमोसोम का स्टार्ट हुआ है जस्ट। क्रोमोसोम कंडेंसेस एंड बिकम विजिबल एज लॉन्ग थ्रेड एंड थिन थ्रेड। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब जो ईच स्टेज है, यहाँ पर ईच सेल है उसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड हमको दिखना स्टार्ट होंगे। इसलिए मैंने नहीं बनाया था क्योंकि यहाँ पर जस्ट स्टार्ट होता है, इसलिए। दो दे आर नॉट क्लियरली डिसिनेबल, मतलब वो क्लियरली विजिबल नहीं होता, इसलिए मैंने वहां पर एक ही क्रोमैटिड बनाया था, सिस्टर क्रोमैटिड। अब सेकंड स्टेप है जाइगोटीन। यहाँ पर क्या होगा, क्लियरली हमको 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखेंगे 1 क्रोमोसोम में, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स इन 1 क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर पास आएंगे। ये कौन से होमोलोगस क्रोमोसोम, अब होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होगा, जो हमारा क्रोमोसोम की लेंथ, शेप और जीन लोकाई, जीन की पोजीशन सेम होगी। होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन टू पेयर अप इन प्रोसेस कॉल्ड सिनेप्सिस। अब यहाँ पर ये है इसको हम बोलेंगे सिनेप्सिस हो गया इनका। इससे क्या बना, हमारा बाइवैलेंट बना और टेट्राड बोलेंगे हम उसे। दिस पेयरिंग इज वेरी प्रिसाइज, एकदम प्रिसाइज होती है, एकदम जीन की जो पोजीशन है उसको मैच करके ही 2 क्रोमोसोम ऐसे आएंगे, मतलब 2 क्रोमोसोम ऐसे आते हैं ताकि यहाँ पे इंटरचेंज हो सके। नाउ अलाइन द जीन्स ऑफ ईच क्रोमोसोम, अलाइन करने के लिए जीन्स को। द पेयर्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज बाइवैलेंट और टेट्राड, इसको हम बोलेंगे बाइवैलेंट और टेट्राड। और जो इनकी पोजीशनिंग है इनको हम बोलेंगे सिनेप्सिस। नाउ थर्ड स्टेप पैकेटिंग। इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मतलब
क्रॉस ओवर हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जेनेटिकली डिफरेंट क्रोमोसोम चाहिए। क्यों जेनेटिकली डिफरेंट क्रोमोसोम चाहिए? क्योंकि हमारे पेरेंट्स को और हम में सिमिलरिटीज है क्या? सिमिलरिटीज है, बट टोटल सिमिलर है क्या? नहीं। तो टोटली सिमिलर ना हो बच्चे, इसीलिए क्रॉसिंग ओवर होती है, मतलब जीन्स का एक्सचेंज होता है होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर मतलब क्या होता है? जो एक सेल है, एक क्रोमोसोम है अपना, उसमें जो क्रोमो सिस्टर क्रोमैटिड है, क्या ये इन दोनों का क्रॉसिंग हो रहा है? नहीं, दूसरे के क्रोमोसोम से हो रहा है, इसलिए इनको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोला जाएगा। समझा? द क्रोमोसोम कंटिन्यू टू कंडेंस, क्रॉसिंग ओवर अकर हियर इन पैकेटिंग, where non-sister chromatids of homologous chromosome exchange segment of DNA। जो DNA का सेगमेंट हो रहा है, जीन्स हो रहे हैं, उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। दिस इज क्रिटिकल इवेंट दैट क्रिएट्स न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, इंक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक वेरिएशंस। क्लियर? देन फोर्थ स्टेप इज द होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन टू सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं, और सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको हम बोलेंगे कायजमाटा। द होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस टू सेपरेट, बट दे रिमेन अटैच्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। वहां पे अटैच्ड होते हैं वो, इसीलिए वो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको हम बोलेंगे कायजमाटा। सो कायजमाटा कौन से स्टेप में बन रहा है? डिप्लोटिंग। डाइकाइनेसिस। अब ये लास्ट स्टेप है प्रोफेज 1 का। अब यहाँ पर क्या होगा? जहां इसकी जो हमारी 2n वाली स्टेज होती है, जिससे हम डिवाइड करना स्टार्ट होती है, उसमें क्या होता है? न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, न्यूक्लियस डिसअपियर होगा, मतलब न्यूक्लियस का सेल मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, जो हमारे सेंट्रियोल्स है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर वैसे ही हो रहा है। डाइकाइनेसिस में द क्रोमोसोम बिकम्स फुल्ली कंडेंस्ड, उसका फुल शेप दिख रहा है अभी अच्छे से। द कायजमाटा मूव टू एंड एंड क्रोमोसोम द प्रोसेस कॉल्ड टर्मिनेशन। जो कायजमाटा बन रहा है एक्स शेप स्ट्रक्चर, उसमें वो सेपरेट हो जाता है, और इसी स्टेप को हम बोलेंगे टर्मिनलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा टर्मिनेशन हो रहा है। टर्मिनलाइजेशन मतलब स्टेप खत्म हो रहा है। The nuclear envelope breaks down and the meiotic spindle begins to form। जो न्यूक्लियर एनवेलप है यहाँ पर टूट गया है पूरी तरीके से, और जो स्पिंडल फाइबर्स है वो निकल रहे हैं यहाँ से, जिसको हम एस्ट्रल रेज बोलते हैं। स्पिंडल फाइबर से स्पिंडल रेज निकल रही है, जिसको हम एस्ट्रल रेज बोल रहे हैं। अब एक ही इमेज में हम समझेंगे पूरा प्रोसेस इसके बाद का। यहाँ पर क्या हो गया? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन खत्म हो गई, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, और जो स्पिंडल फाइबर है वहां से निकल रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस स्टेज में क्या हो रहा है? ये हमारा इंटरफेज है, जहां पर हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। इंटरफेज अभी आपको नहीं पढ़ना है। इंटरफेज ये कब की स्टेज है? सेल डिवाइड होने के पहले, जब सेल ग्रोथ होती है ना, उसे हम इंटरफेज बोलेंगे। अब इंटरफेज बोलेंगे तो इंटरफेज में ये हमारा नॉर्मल सेल है, जिसमें थ्रेड लाइक क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद हमने प्रोफेज 1 किया, जिसमें क्या हुआ हमारा ये बन गया, एस्ट्रल रेज वगैरह निकल रही है। अब इसमें क्या होगा? इसके बाद प्रोफेज 1 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें स्पिंडल फाइबर्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं, क्रोमोसोम। फिर मेटाफेज 1 में क्या होगा? अलाइन हो जाएंगे क्रोमोसोम, जिसमें ऑब्जर्व करो, जिसमें एक सिस्टर क्रोमैटिड डिफरेंट है, एक सिस्टर क्रोमैटिड डिफरेंट है। तो इन दोनों को सेपरेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना समझा? क्यों? हमारा गोल क्या है इसके बाद? कि इन दोनों को सेपरेट करना, क्योंकि ये जेनेटिकली सिमिलर है, डिसिमिलर है, अलग अलग है। सो अगर
इनको हमने ऐसे ही रख दिया तो हमारे जेनेटिकल डिसीजेस होगी, हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, हम जैसे नॉर्मल इंसान है वैसे हम नहीं बनेंगे। सो अब ये जो हमारा प्रोफेज 1 में ये स्टेज दिख रही है हमको जहां पर ये इधर उधर है क्रोमोसोम, बट वो कंडेंस्ड है फुली, मतलब उनका शेप फुली दिख रहा है, इसमें वो जो मेम्ब्रेन है वो खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर ये अलाइन होंगे इक्वेटोरियल प्लेट पर और ये क्रोमोसोम्स मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट ये मूव होना स्टार्ट हो रहे हैं, बट इतनी बात याद रखना कि ये जो एक क्रोमोसोम है ना, ये कैसे दिख रहा है हमें, एक अलग सिस्टर क्रोमैटिड है और एक अलग सिस्टर क्रोमैटिड है, तो इन दोनों को सेपरेट करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मायोसिस 1 और मायोसिस 2 है। सो इसके बाद ये एक सेल में आ गए, दो सेल में आ गए, ये दो सेल बन चुके हैं अभी और ये अलग अलग जा चुके हैं, ये क्रोमोसोम्स अलग अलग जा चुके हैं अपने सेल में। अब इस सेल में क्या प्रॉब्लम है कि ये जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस हो चुके हैं, इसलिए वो थ्रेड जैसे दिख रहे हैं, बट बाद में वो क्रोमोसोम के फॉर्म में ही हमको दिखेंगे। सो इन क्रोमोसोम में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ एक सिस्टर क्रोमैटिड में जीन एक्सचेंज हुआ है और एक इसमें नहीं हुआ है, सो दोनों डिफरेंट है जेनेटिकली, इसलिए इनको सेपरेट करना एक सेल में इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आएंगे अब मायोसिस 2 पर। अब ये हमारे दो सेल बन चुके हैं, अब इसमें क्या होगा, फिर से ये हमारे फिर से यहाँ पर हमारा प्रोफेज 2 होगा, ठीक है, फिर से प्रोफेज 2 हो रहा है। देन प्रोफेज 2 में ये जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो स्पिंडल फाइबर से फिर से अटैच हो रहे हैं, देन फिर से अटैच होना स्टार्ट हुए हैं, देन मेटाफेज 2 में वो अलाइन हो चुके हैं, देन एनाफेज 2 में ये जा रहा है, खींच रहा है स्पिंडल फाइबर्स को, और टेलोफेज 2 में हमारे 4 सेल बन चुके हैं जिनकी प्लॉइडी लेवल कितनी है, n है, जिनकी प्लॉइडी लेवल कितनी है, n है। सो n है इसकी प्लॉइडी लेवल और इसमें साइटोकाइनेसिस हो रहा है, मतलब सेल बन रहे हैं, साइटोप्लाज्म भी सेपरेट हो रहा है। तो ऐसे हमारे जो दो ये अलग अलग हो चुके हैं, ये इधर जा चुका है और ये इधर जा चुका है, ठीक है, ये एक सेल में जा चुका है और ये एक सेल में जा चुका है, मतलब हमारे सारे सेल अब डिफरेंट होंगे, ठीक है, और हमारा गोल अचीव हो जाएगा। हमारा गोल क्या था, जेनेटिकली डिफरेंट सेल्स बनाने हैं, स्पर्म या ओवम जेनेटिकली डिफरेंट बनाने हैं, मतलब बॉयज गर्ल्स, मतलब एक्स 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 वाई, ये तो आपको पता होगा, एक्स 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 वाई, ये हमको बनाने हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर जो जेनेटिकली डिफरेंट सिस्टर क्रोमैटिड्स थी उनको हमने सेपरेट कर लिया है, इसीलिए यहाँ पर जो हमारा ये है सेल, वो जो हमारा सेल है वो एक सेल्स 2n वाले सेल से 4 सेल बन चुके हैं, n n, अंडरस्टूड। ओके, सो एनाफेज हमारा खत्म हो गया है, चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट सीरीज में क्या करूंगी, आपकी जो एक्सरसाइज है बैक एक्सरसाइज वो पढ़ाऊंगी, बट ये एक्सरसाइज तभी होगी, तभी ये सीरीज स्टार्ट होगी जब हम ये 20 चैप्टर्स साइंस 1 एंड साइंस 2 को कवर कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आपको देखा होगा आपने कि कितने मेहनत से मैंने नोट्स बनाए हैं, मैंने बहुत अच्छा कंटेंट देने का अपना बेस्ट ट्राई किया है। सो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, इफ आपको अच्छा लगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।